बांग्लादेश की औरतें महीने में एक रात छोटे लड़के के साथ क्यों गुजारती हैं? ये रात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने पापा से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर ही एक भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक बंगाली औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 12 साल छोटा बच्चा था। उसे भला मुझसे ऐसा काम हो सकता था जिसके बदले में मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे इस बात की समझ तो नहीं आई थी कि लेकिन हालात ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था। और फिर जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया वो जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मेरा नाम रचित है। मैं सिर्फ 12 साल का था और पापा से मिलने के लिए मैं बांग्लादेश आया था और मेरे पापा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो बुरी तरह घायल हो गए, अस्पताल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर पापा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और ये खबर सुनाई कि मेरे पापा अस्पताल में पड़े हैं तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे गुवाहाटी से मेरी मम्मी ने हवाई जहाज़ में बिठाया था और यहाँ मुझे पापा लेने आने वाले थे। लेकिन पापा की दोस्त को देखकर और सारी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके बांग्लादेश आया था क्योंकि मेरे स्कूल में छुट्टी हुई थी और मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ बिताना चाहता था और बांग्लादेश घूमना चाहता था। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे अपने पास बुला लिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो ये देखकर मेरे आंखें से आंसू बहने लगे कि मेरे पापा बहुत ही बुरे हालात में अस्पताल में एडमिट थे। इनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधा हुआ था। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी काफ़ी सारी हड्डियां में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल ही रही थी। तभी पता चला कि कंपनी ने पापा की एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टी दे दी और पापा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं है। कंपनी पापा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने के लिए छुट्टी दे दिया था और पापा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया। जब पापा होश में आए और उन्हें ये बात पता चला तो वह बहुत रोने लगे क्योंकि पापा के पास सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी थी। इन्हीं की वजह से पापा बांग्लादेश कमाने आए थे और मुझे और मम्मी को उस वक्त छोड़ के यहाँ चले गए थे जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ आने के बाद से पापा 2 बहनों की शादी कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थीं और यही सोचकर पापा की मुसीबत और ख़राब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। पापा को इतना परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे अपनी आप पर गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही पापा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो पापा के लिए इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने इस हफ्ते में ही पापा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं और पापा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गया। पापा कहने लगे, अब गुवाहाटी वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अब पापा कोई काम को करने के लिए काबिल नहीं थे और कंपनी पापा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना पापा के लिए बस में नहीं था। पापा का कहना था कि जो भी पैसा जमा हुआ है वो भी इसी तरह खर्च हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि हम सब घर चलते हैं। पापा की बातें में परेशान हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ जाकर भी हमारा गुजारा होना मुश्किल है। पापा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी, फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के लिए काबिल नहीं थे, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ही यहाँ कोई काम ढूंढूंगा और जब तक पापा नहीं सही होते अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लेकिन सारा दिक्कत ये था कि ये गुवाहाटी नहीं था। यहाँ 12 साल के बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ बच्चों से काम कराने पर सख्त कानून लगाई गई थी।
मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना इम्पॉसिबल है। पापा रूम में रह रह कर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसलिए मैं पास के पार्क में पापा को घुमाने के लिए ले आया। वहीं पर मेरी मुलाकात एक बंगाली औरत से हुई। वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नज़र मुझ पर और मेरे पापा पर जमी हुई थी। कुछ ही देर गुजरे हैं कि पापा का कोई जानने वाला मिल गया और पापा उसके साथ बातें करने में बिजी हो गए। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाई। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम रचित है और मेरा घर इंडिया गुवाहाटी में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुराई, कहने लगी कि तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी बात में मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पापा की नौकरी ख़त्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा। कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर तुम वो काम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 6 महीने तक मैं पापा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वो खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की ज़रूरत थी जो मेहनत से जीना चाहता हो और अपने घर वालों की खातिर जान तक देने को राजी हो। मैंने हैरान से पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है? हाँ, पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया था। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। कहने लगी, तुम्हें रोज़ सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और महीने के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए। तो मुस्कुरा कर कहने लगी, रचित, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आओ तो। मैं उससे और कोई सवाल पूछता कि उसने पहले ही पापा से मुझे आवाज़ दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और पापा के चेहरे पर तकलीफ़ दिख रही थी, शायद उन्हें बैठने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं फ़ौरन पापा के तरफ उल्टा तो वह हैरत से पूछने लगेंगे कि तुम बंगाली औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने पापा को बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसलिए उसने मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लगता था कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वो क्या काम करवा सकती थी। इसलिए मैंने पापा को यह बात बता दी। मेरे बात सुनते ही पापा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 12 साल के हो, तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे, मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वह बंगाली औरत कौन है, तुमसे कितना काम करवाएगी। पापा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि पापा, सिर्फ 6 महीने की बात तो है, एक बार आप ठीक हो जाइए तो फिर दोबारा से अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अगर वो औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई एतराज़ नहीं। पापा ने नम आंखों से मुझे देखा, कहने लगे कि मेरा एक 12 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख ले। मैं काम पर एक दिन जाऊंगा और अगर मुझे काम समझ आएगा तो करूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर पापा मान गए और कहने लगे
कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत के तरफ देखा। वो औरत वहाँ से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह उसके पास जाऊँगा और काम देखूँगा। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा है, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ और बुआ का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों बुआ की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरा पापा परदेश रह रहे थे। अगली सुबह में पापा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए पापा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने पापा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊंगा। उस औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, तुम मालकिन के पास रहोगे। यह बहुत अजीब सा बोल रहा था और अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने कायम के जरिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती हैं, मालकिन की नज़र को दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वो औरत चौकीदार की बात सुनकर जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत खूबसूरत था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक खूबसूरत सोफे पर बैठा। मेरे सामने शरबत रखा गया, बिल्कुल ऐसा जैसे मैं कोई खास मेहमान हूँ। थोड़ी सी देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वो एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहनने बहुत सारा मेकअप किए मेरे सामने बैठी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और जो भी था वो मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया था और ना ही इतनी देर से आया था कि मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैंने फ़ौरन कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात की तो तुम्हें पैसा मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे से आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। दूसरी नौकरानी ने मुझे कमरे में पहुँचा दिया और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स भी रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था पापा की तबीयत को लेकर परेशान था कि ना ही ठीक से आईना देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। और जब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो छत पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूँ, अपनी माँ की तरह चमकती हुई रंग और नीली आंखें। मैं दूसरों से बहुत अलग था, हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया। उसका नाम समीना था। मालकिन कहने लगी कि यह तुम्हें आज से उठने बैठने का सिखाएगी, किस तरह बात की जाती है, इस देश के तौर तरीके क्या हैं और थोड़ी बहुत यहाँ का भाषा सिखा देगी।
मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे बांग्लादेश के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी, और उठने बैठने के तरीके मुझे तो मालूम थे। फिर मालकिन खासकर एक औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई थी? मुझे काम ही तो करना था। फिर बंगाली तरीके सीखकर मैं क्या कर पाता? वो कहने लगी कि 1 महीने तक तुम्हें यह सब सिखाना है और उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। 1 महीना तुम्हें शमीना के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक शमीना तुम्हें हर छोटी सी छोटी बात सिखाएंगी। मालकिन मुझे शमीना के हवाले करके चली गई थी। शमीना एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी और बहुत अच्छे से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहा। बताओ तुमने पहले दिन क्या काम किया, तुमसे कितना काम करवाई गई? और जब मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के लिए बंगाली के तौर तरीके सिखाए गए तो मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से पापा के मुस्कुराने की वजह पूछी तो पापा कहने लगे कि ये बंगाली लोग बहुत अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर तुमको ऐसे कैसे रख सकते हैं? यकीनन वो पहले तुम्हें अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं है, तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओ। जब मैं सही हो जाऊं तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकती। पहले ही वो मेरी दूरी का दुख उठा रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे दूर कर दूं। पापा ठीक ही कह रहे थे। मम्मी मेरे बिना बहुत अकेली हो गई होंगी। मैं रोज़ मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़े पहनने के लिए दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नए स्टाइल से बना दिया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा खाना खिलाया जाता था। 15 दिन में ही मुझ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं वही 12 साल का बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने पर कोई रोक नहीं था। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी बादशाह की तरह घूमता फिरता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी कि मैंने कभी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ फोटो लगी हुई थी और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वो रात को ही घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती। जब से मैंने शमीना में तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। वो मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे 100 तो सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो पापा कहने लगे, शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी अपनी औलाद की तरह रख रही हैं, लेकिन यह बात बताना नहीं चाहती हैं। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक शमीना मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे करना क्या है। तभी तो मैं अपने नए नए कपड़ों और महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर पाता था। पापा का तबीयत पहले से कुछ बेहतर था, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वो नौकरी कर सकते थे। मेरी नौकरी लग गई थी तो पापा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। पापा ने मम्मी को
एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। पापा मम्मी के पास शाम में फ़ोन करते, उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेजी से गुजरने चले गए और 1 महीने में मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। महीने के आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंचता तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि अब मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो समीना मुझे कहीं नजर नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहा करता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में गया, मैं दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी है। आज का पूरा 1 दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में ही गुजारना होगा और आने वाले 29 दिन तुम इसी तरह गुजारना जिस तरह तुमने इस महीने में गुजारे हैं। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी। ये इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूँगा। फिर जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह का कैसे कर सकता था? मैं 12 साल का एक छोटा बच्चा था और मालकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी वो पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा 1 महीने हर तरह की आज़ादी दी है, तुम्हें और तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम से मना नहीं कर सकते हो। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहने लगी कि हम औरतों की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर चलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे पति को ऐश की आदत हो गई है और एक रूम में कई कई औरतों को रखते हैं और अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझ पे कहीं ज़्यादा उन औरतों में है जिनको उनसे गलत तरीक़ों से अपने पास रखा हुआ है। इसलिए मैं भी महीने का 1 दिन छोटे लड़कों के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं गर्भवती हो सकती और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है। फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूँ? मैं बदले के आग में जलती रहती हूँ और यह इसी तरह की ठंडी होती है जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक ले जाती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि मैं उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा 1 महीना अपने घर बुलाती रही। इस पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की ज़रूरत होगी और ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। तुम अपने पापा को अपनी मम्मी के पास वापस भेज देना। मैं छोटा जरूर था, लेकिन बेअक्ल नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वो सारा नोट वापस मालकिन के हाथ में पकड़ा दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के लाख रोकने के बावजूद भी मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं
गिरते पड़ते वापस अपने पापा के पास चला आया और अपने पापा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है, ये लोग बहुत ही जालिम हैं, अब वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे और मेरी मालकिन की नीयत ही कुछ और थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ आया था। मैं अपने पापा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था और आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी लेकिन पापों से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, जिंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए गुवाहाटी में किसी न किसी काम का इंतजाम कर रखा होगा। पहले के बंगाली लोग अलग अलग थे और आज कल के बंगाली लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। दौलत ने उन्हें अपनी इज्जत से भटका दिया है और इस बात का अंदाजा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।